कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पैरोकारी करने वाले श्री चिराग पासवान जी बिहार रहते कितना हैं? उसमें मुझे ये बताइए कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार की किस भाषा में बात करने में या उसमें लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम है? हिंदी छोड़ के तो किसी में नहीं। लोकसभा में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आज भी उनके नेता लोकसभा में श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं, वो हमारे ही सांसद हैं। इतनी घटनाएं हो चुकी बिहार में, इधर में सारा कुछ हो गया, आप तेजस्वी यादव जी से बोलने पर क्यों बचते हैं? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक बड़े भाई की तरह उनका साथ दे रहे हैं, जिसमें मैं विशेष मेंशन करना चाहूँगा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री विलास पांडे जी का, जो मेरे भी बड़े भाई सरीके हैं, और राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी का, जो कि पल पल ये दोनों उनके साथ खड़े हैं, मगर क्या उनको उनके काम का श्रेय मिलता है? और जब मैं कह ही रहा हूँ कि वहाँ जब दलाल सरीखे लोगों का बोलबाला है, तो दलाली शब्द में बहुत कुछ है। दलाली किस चीज़ की होती है? इधर का टोपी उधर ट्रांसफ़र, उधर का टोपी इधर ट्रांसफ़र करने में उतना ध्यान अगर आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को अगर दें, उनके समस्याओं को सुने, तो वो ज़्यादा हितकर रहेगा उनके लिए। और जो कि एनडीए में इनकी स्थिति पे हमेशा अधर लटका रहता है, इसीलिए कहिए कि क्योंकि दो नाव की सवारी कर रहे हैं, हो जाता है जैसा कि इनके यहाँ नियम है भाई, कि शान में गुस्ताखी हो गई तो फिर तो देश निकाला बिल्कुल है ही। आप सेकंड लाइन थर्ड लाइन तो खैर है ही नहीं वहाँ पे। सम्मान वहाँ किसी के लिए नहीं। सत्ता में भागीदार मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव जी भी, चिराग पासवान जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अपने कैडर को, अपने नेताओं को, या उनके साथ जो भी जुड़े लोग हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो खेमों में बढ़ जाती है, चाचा और भतीजे की पार्टी हो गई। लेकिन बात यहीं तक नहीं, चिराग पासवान के गुट में एक बार नहीं कई बार टूट हुई। आरोप बहुत कॉमन था, चिराग पासवान घमंडी है, किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, अपने सामने किसी को समझते तक नहीं है। इस बीच एक बड़ी टूट के तौर पर मयंक मौली जब पार्टी छोड़े तो उस वक्त बहुत चर्चा हुई कि मयंक मौली ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ा। मेरे साथ मयंक मौली हैं, भतीजे की पार्टी को छोड़कर चाचा के गुट में चले गए। आखिर वजह क्या रही मयंक जी, जो चिराग पासवान जो एक लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, उनको छोड़ना पड़ा, चाचा को स्वीकार करना पड़ा? देखिए, वजह कोई एक नहीं है, वजह बहुत सारी हैं, जिनका कंसोलिडेशन में इफ़ेक्ट ये रहा कि वो डिसीजन लेने को मैं बाध्य हुआ। उनकी कितनी वजह मैंने आमतौर पे अब सार्वजनिक कर दी हैं, उनमें से मुख्य वजह ये है कि सम्मान के लिए कहिए कि वहाँ पे कार्यकर्ता हों या फ्रंट लाइन लीडरशिप हो या सेकंड लाइन थर्ड लाइन तो खैर है ही नहीं वहाँ पे। सम्मान वहाँ किसी के लिए नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, किसी का वर्क रिकॉग्निशन नहीं है। तो उन सारे इश्यूज़ को लेकर के एक सफोकेशन का माहौल है, एक अनिश्चितता का तो माहौल है ही, क्योंकि किस गठबंधन का हिस्सा होंगे और किस ओर कहिए कि ऊँट करवट बैठेगा, ये किस सब में संशय की स्थिति लगातार बरकरार है। उसी को लेकर के कुछ चीज़ें थीं जो कि सुलझ नहीं रही थीं, तो मैंने वहाँ से फिर किनारा करना ही बेहतर समझा कि आखिर संशय की स्थिति में आदमी कितना दिन अपना भविष्य जो है वो दांव पे लगा सकता है। आप उस परिस्थिति में वहाँ थे जब पार्टी परिवार टूट हुई, चाचा की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाते रहा कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, कोई है जो उनको गाइड करता है, उसी पर चलते हैं, जो कह दिया वही रामबाण होता है। तो क्या लगता है कि वैसी परिस्थिति है और आने वाले समय में भी ये उनके और उनके फ्यूचर के लिए, राजनीति के लिए बहुत बड़ा मतलब कि एक रुकावट पैदा हो सकता है? जी बिल्कुल, अक्षरशः सही कहा गया है उनके द्वारा कि स्थितियाँ कुछ वैसी ही हैं। रही बात आपने कही कि मैं उनके साथ था, जी हाँ, मैं बिल्कुल उनके साथ रहा उस वक्त, क्योंकि निजी क्षति के तौर पे मैंने भी अपने पिता को खोया है, माँ को खोया है। तो मुझे पता था कि जिस वक्त आपके ऊपर से पिता का साया गुजरता है तो इंसान कैसा महसूस करता है, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों, उस वक्त उसका साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहावत है कि ऐसे वक्त में तो इंसान दुश्मन का भी साथ दे देता है। तो ये तो खैर हमारे नेता हुआ करते थे। मैंने एक भाई की तरह, एक सहयोगी की तरह जिस शिद्दत से मैं कर सकता था, मैंने वो सारे प्रयास किए, सब कुछ साथ रहा। मगर हाँ, वो जिन कारणों से पार्टी टूटी थी, जिन तथाकथित कुछ एक गुट के कारण, या कहिए कि उनकी किचन कैबिनेट के कुछ लोग हैं जिनके कारण के मैंने उस दौरान कहिए घर टूटा, पार्टी टूटी, सांसद दूर हुए, लगातार टूट जा रही है उस चीज़ को लेके, मगर फिर भी नतीजा वही है, ढाक के तीन पात। वो लोग, वो तंत्र आज भी कायम है उनके इर्द गिर्द, वो तंत्र आज भी लगातार प्रभावी है। कभी किसी का पद छोटा होता है, कभी किसी का कद छोटा होता है, कभी किसी को पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, चाहे वो कितना भी काम का क्यों ना रहे। तो काम से ज़्यादा जब वहाँ पे चाटुकारिता और कहिए कि वर्ड खराब है, मगर मैं कहूँगा भैया, जब दलाल सरीखे लोग जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो फिर वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि जो भी काम करने वाला इंसान होगा या जो भी स्वाभिमानी सरीखा व्यक्ति होगा, वो वहाँ बहुत दिन गुजार पाएगा।
वही कारण है मुख्यतः कि असंतोष लगातार व्याप्त होता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि संशय की स्थिति लगातार बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं अपने कैडर को, अपने नेताओं को, या उनके साथ जो भी जुड़े लोग हैं कि आखिर वो ऊँट किस करवट बैठेगा, वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या फिर वो भाजपा का साथ थामेंगे। क्योंकि गाहे बगाहे जब भी देखिए कि मुख्यमंत्री पे तो सवाल आप उठाते हैं, ठीक है, उठाना चाहिए भी, हम लोग भी उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में भागीदार मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव जी भी हैं। योगी तो है ना, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जवाबदेही उनकी भी है, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी हैं। वहाँ आप मुझे एक भी जो कठोर बयान कहिए, कठोर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, कहिए मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए, कोई बयान नहीं आता। अभी जैसे कल हमने देखा कि खबरें आई वहाँ से कि उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो, उन्होंने, उनकी गलती बस ये रही कि उनकी बीवी ने चुनाव लड़ लिया राजद समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ, अभी निकाय चुनाव में 4 वोट से हार गई। अब उनकी बेटी को, उनकी वाइफ को कहिए कि असमत लूटने की धमकी, गोली मारने की धमकी, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएम वगैरह जो हैं वहाँ के कोई सुन नहीं रहे हैं। एक जाति विशेष का बाकायदा उनके ऊपर लगातार कहिए कि हमला किया जा रहा है। वो रात के 200 या 300 महिलाओं के साथ बीच सड़क रोकती हैं, इनका स्वागत भी करती हैं, इनके जयकारे भी लगा के इनको एक ज्ञापन सौंपती हैं कि मेरी जान को खतरा है सर, मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए। और चुनाव का बात तो चलिए वो तो सब जुडिस मैटर है, बट एटलीस्ट उसके उनके लिए भाई कोई महिला अगर आपको रोक के बीच सड़क पर आके अगर आपसे ये कहती हैं कि उनको जान का खतरा है, और तो आप तो सांसद हैं वहाँ के, नो मैटर कि वो आपके दल में हैं या नहीं हैं, वो तो एक महिला तो हैं कम से कम आपके राज्य की, और प्रताड़ित महिला है, परेशान है, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। वही अल्पसंख्यक समुदाय जिनके लिए कि कभी हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने मुख्यमंत्री पद को दांव पे लगा दिया, मुख्यमंत्री पद दांव पे लगा दिया था कि मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए। तो आज उनके पार्टी में हम लोग हों या बाकी अल्पसंख्यकों की हालत देख लीजिए क्या है, बिल्कुल हाशिए पर हैं। बिल्कुल वो व्यक्ति, आप जितना ध्यान उनका हमारी पार्टी में टूट फूट कराने में है, या इधर का टोपी उधर ट्रांसफ़र, उधर का टोपी इधर ट्रांसफ़र करने में, उतना ध्यान अगर आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को अगर दें, उनके समस्याओं को सुने, तो वो ज़्यादा हितकर रहेगा उनके लिए। और ये स्थिति दुखद है कि अगर आपका एक व्यक्ति आपके पार्टी का जिम्मेदार पद पे है, ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष सरीखा पद पे है, और वो इंसाफ की गुहार लगा रहा लगातार, इंसाफ नहीं कहूँगा मैं, मदद की, इंसाफ तो आप करने की पोजीशन में है भी नहीं बिहार में, मदद की गुहार लगा रहा है, तो आप मतलब क्या कारण है कि आप तेजस्वी यादव के प्रति इतना सॉफ्ट हैं कि आप एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। और यही मेरे हिसाब से यही मेन कारण है जो कि एनडीए में इनकी स्थिति पे हमेशा अधर लटका रहता है। इसीलिए कहिए कि क्योंकि 2 नाव की सवारी कर रहे हैं बिल्कुल, और उस 2 नाव की सवारी में ना तो आपका कैडर समझ पा रहा है कि उसे किस ओर जाना है, ना आपके नेता समझ पा रहे हैं, और ना पब्लिक समझ पा रही है। क्लियर कट बात है। तो और रही बात वहाँ की दिल्ली की केंद्र की सत्ता की, जिसमें इन बार बार इनके प्रवक्ता आपको कहा करते हैं कि बस बिरजू जी अगला खरमास मंत्री बनने जा रहे हैं, पिछला खरमास भी बीत गया, ये खरमास बीतने वाला है, और जैसे अगला खरमास आएगा चुनाव आ चुका होगा। अभी तक स्थितियाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो अभी जो भगदड़ की जो शुरुआत हुई है, ये भगदड़ और तेज़ मचने वाली है। और जैसा कि है कि भाई बहुत से लोग हमारे संपर्क में भी हैं, हमारे नेता के दिल्ली में प्रवास डाल रखा है, बहुत जल्द उस पर भी होगा। अब हमारे पास तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि राजनीति में कोई भी अछूत हो जाता है, जैसा कि इनके यहाँ नियम है भाई कि शान में गुस्ताखी हो गई तो फिर तो देश निकाला बिल्कुल है ही आपको। तो हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र में स्थितियाँ जो हैं वक्त के अनुरूप बदलती हैं, और हम जिस दल में गठबंधन के साथ हैं पूरी तरीके से पिछले 8 वर्षों से, जो कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का फैसला था, हम पूरी ईमानदारी के साथ हैं। मगर उतनी ही ईमानदारी के साथ अगर ये रहे होते तो आज एनडीए का हिस्सा होते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आएँ या ना जाएं, बट आप शर्तें रखते हैं, शर्तों का पुलिंदा, जैसे मीडिया के सूत्रों से हमें पता चलता है कि ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं। तो अभी राजनीतिक परिपक्वता की ज़रूरत है फ़िलहाल, और मेरे हिसाब से उन्हें उस तंत्र से आज़ाद होने की ज़रूरत है जो उनके इर्द गिर्द जो है, जो उन्हें, मैं नहीं कहूँगा कि शुभचिंतक हैं, उनके लिए कहिए कि उनके राजनीतिक क्या कहूँ मैं उसको शब्द जो मिल नहीं पा रहा, बट कहिए कि बस उनके गिरावट का सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। एक सवाल है, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी में रहे हैं, सड़क हो फिर डिजिटली सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, मजबूती से आप चिराग पासवान की लड़ाई लड़ते हैं।
कई बार ऐसा देखने को मिला है चुनाव के वक्त, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, कि चिराग पासवान उनकी पार्टी पर आरोप लगे कि वो पैसे देकर टिकट जो है वो बेचा करते थे या बेचा उन्होंने, चूंकि आप संसदीय बोर्ड में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको थी, तो क्या लगता है कि वैसी परिस्थितियां थी वहाँ पे? देखिए, ये सारे आरोपों का समय अब जा चुका है, ठीक है। पैसे लेना, पैसे देना, और जब मैं कह ही रहा हूँ कि वहाँ जब दलाल सरीखे लोगों का बोलबाला है, तो दलाली शब्द में बहुत कुछ है। दलाली किस चीज़ की होती है? बहुत से लोग हैं वैसे आसपास में, और बहुत से अच्छे लोग भी हैं उनके यहाँ। बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि एक बड़े भाई की तरह उनका साथ दे रहे हैं, जिसमें मैं विशेष मेंशन करना चाहूँगा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री विलास पांडे जी का, जो मेरे भी बड़े भाई सरीके हैं, और राजू तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी का, जो कि पल पल ये दोनों उनके साथ खड़े हैं। मगर क्या उनको उनके काम का श्रेय मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है? नहीं मिलता है। तो सर, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप ना अपने फ्रंट लाइन लीडरशिप को आप रिकॉग्निशन देते हैं, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सो कॉल्ड आप बात करते हैं कि मैं दलितों के लिए मैं बहुत प्रयासरत हूं और दलितों के लिए मैं काम करता हूं। आपकी पार्टी में अगर एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, उस व्यक्ति को छोड़ के आपके पार्टी में कोई भी पासवान चेहरा दूसरा आज तक पनपा ही नहीं। आपने वो, उस व्यक्ति ने पनपने नहीं दिया। बरगद के वृक्ष के समान वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नीचे बरगद, जैसे कहावत है कि बरगद के नीचे कोई भी जो वृक्ष है वो पनप नहीं सकता। तो वही स्थितियां उन्हें स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। विजन जो है, जिस विजन की बात चलती है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप लोग खुद प्रबुद्ध पत्रकार रहे हैं, आप पहले से आप देख रहे हैं, क्या ये विजन इनका है? विजन वो कब आया था? विजन आया था जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जीवित थे, उनके इनपुट्स थे, वो उनका विजन था। उनका विजन जब हो गया तो वो अविभाजित लोजपा के दौरान का विजन था, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी का उन पर इनपुट है, हमारे सांसदों का इनपुट रहा उस समय विधायक स्वरूप में श्री राजू तिवारी जी थे, श्री राजकुमार शाह जी थे, उनके इनपुट्स थे उसमें, प्रदेश कार्यकारिणी का इनपुट था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, बाकायदा उस कमेटी में हिस्सा हम भी रहे हैं। उन कमेटी में सबके इनपुट, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी, एक कलेक्टिव सोच के साथ कहिए कि उसको अपनाया गया। आज पार्टी अलग हो गई तो वो आपका हो गया, अब बाकी लोग का श्रेय कहाँ चला गया? बाकी लोग कहाँ चले गए? आज आप अपना एक धड़ा लेके आप अलग हैं तो सब कुछ आपका तो नहीं हो सकता ना। और अगर है ऐसा तो मुझे ये बताइए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की पैरोकारी करने वाले श्री चिराग पासवान जी बिहार रहते कितना है? आप बाहर रिमोट से रह के आप बिहार को बदल नहीं सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना होगा, ग्राउंड पे लोगों से जुड़ना होगा। बिहार, आप जानते हैं कि कहिए कि भाषा के मामले में, संस्कृति के मामले में हमारे यहाँ 4 से 5 संस्कृतियाँ हैं। चाहे मगही हो गया, मगध हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिल हो गया, अंगिका हो गया, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो भाषाएं, उपभाषाएं इतनी हैं कि मतलब कहना नहीं, और संस्कृति वाइज बहुत रिच हैं हम लोग। उसमें मुझे ये बताइए कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार की किस भाषा में बात करने में या उसमें लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम है? हिंदी छोड़ के तो किसी में नहीं। तो आप जब लोगों से लोकल कनेक्ट बनाने जब आप उतरेंगे, जब आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ पटना शहर तक सीमित है जहाँ पे चलिए सारे लोग रहते हैं, सबका एक भाषा हिंदी है? रिमोट लोकेशन का आदमी को आप कैसे समझाएंगे? और आप क्या, अगर बिहारी आप अपने आप को इतना गर्व से कहते हैं, हमारे नेता को देखिए, हमारे नेता चाहे प्रिंस राज जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों हमारे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, अपनी पैतृक भाषा हर किसी को आती है। टोन भी थोड़ा दिखता है, सदन में बोलते हैं तो टोन चलिए, टोनल क्वालिटी मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, वो अलग बात है। एमटीआई इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। मैं एक बात का, जो आदमी बात करे तो वो क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़े, वो अच्छी चीज़ है। मगर जब आप अपनी भाषा पे गर्व नहीं कर सकते, आपको क्या मुझे ये बताया जा सकता है कि श्री चिराग पासवान जी अपनी पैतृक भाषा में बात कर सकते हैं जो उनके पिताजी की भाषा है? नहीं कर सकते। आप उनसे एक सवाल पूछ के देख लीजिए, अगर वो नहीं बोल सकते। तो मैं यही कहूँगा कि अगर सब कुछ सतही तौर पे सिर्फ बोलना बड़ा आसान है, पहले उससे जुड़ाव कीजिए, उससे लोकल कनेक्ट बनाइए लोगों से। और इंटरनेट जो है, इंटरनेट के माध्यम से चलिए बहुत प्रचार हो गया, बहुत कर लिया, थोड़ा श्रेय हमको भी मिलना चाहिए, हम लोगों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, आप इंटरनेट पे इनके समर्थकों को देखते हैं जो मूलतः 15 से 18 वर्ष के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ठीक है, जो रील्स के शौकीन है, इंस्टा टिकटॉक वाली जो जनरेशन है। तो क्या वो टिकटॉक वाली जनरेशन, इसमें आधी से ऊपर तो सिर्फ अभी कहीं ऑनलाइन ही रहती है, वोटों के प्रति उदासीन है। कितने लोग को अभी पता भी नहीं है भैया कि लोकतंत्र में मुखिया, सरपंच हो गए, चाहे जिला परिषद, विधायिका और संसद की प्रणाली क्या होती है। वैसे लोग आपको कितना वोट कर पाएंगे उसका अगर बानगी देखना हो तो आप 2 उपचुनाव जिसमें कि इन्होंने चुनाव लड़ा है, तारापुर, कुशेश्वर स्थान जी, जहाँ पे कि लगभग तारापुर तो इनके संसदीय क्षेत्र में आता था, जहाँ पे इनको
अगर आप मैं सिर्फ पासवान वोटरों की बात करूं तो वहाँ 15 से 20 हज़ार के बीच के पासवान वोटर्स है, जहां इनको टोटल इनके कैंडिडेट को मत प्राप्त हुआ 5500 से भी नीचे। तो वही हो गया, वो रेफरेंडम आ गया ना आपके पास। जो आप कहते हैं कि मेरा 6% वोट बैंक पे दावा है, तो सर वो सीधा आपका दावा नहीं है सर। वो 6% वोट बैंक अविभाजित लोजपा का वोट बैंक है। वो उस दौर का वोट बैंक है जो हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का देवासन हुआ था। उस वक्त एक शोक की लहर थी, सारे सांसद थे उस वक्त में। हालांकि उस समय सबने इनको मना किया था कि भाई जो है वो एक गठबंधन का हमको एक हिस्सा हो लेना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक विशेष व्यक्ति आधारित इनकी सोच थी। उस व्यक्ति ने जो भी इनको गाइड किया, क्यों किया, क्या किया, वो हम लोग नहीं जानते। आज उसका यही है नतीजा कि परिवार, पार्टी सब कुछ टूट के बिखर हो गया है। हमें भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, बीइंग अ वेल विशर ऑफ द फैमिली। हमें दुख होता है कि भाई परिवार आज 2 टुकड़े में बटा हुआ है। बड़े साहब ऊपर होंगे तो क्या सोचते होंगे, ठीक है, कि भाई जिन भाइयों को उन्होंने अपने बेटे के बराबर सम्मान दिया, आप जब तक वे जीवित रहे, तीनों भाइयों को मिसाल दी जाती थी पूरे भारतवर्ष में कि आधुनिक भारत में अगर किसी को ज्वाइंट फैमिली देखना हो तो वो पासवान फैमिली को देखे, कि जिस तरीके से राजनीति में इतने शीर्ष पे होने के बावजूद भी इतना प्रेम, इतना सौहार्द आपस में है। लिटरली मैंने कही है कि जिगरी दोस्तों से भी ज़्यादा सम्मान था। और हमारे नेता तो हमेशा कहते हैं भाई कि वो उनको राम मानते हैं, राम की तरह उनकी पूजा करते हैं, और इनको भी उन्होंने बेटा माना, हमेशा बेटा माना। अफसोस इन्होंने उन्हें कभी अपनाया नहीं। एक सवाल आपसे ले लेते हैं। उपचुनाव जो हाल ही में हुए, चाहे मोकामा, गोपालगंज, जो स्थिति चिराग पासवान की अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए, ये लगातार लोग चाह रहे थे कि भाई किसी एक तरफ हो जाइए आप। भारतीय जनता पार्टी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इस्तेमाल, जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल की, उसके बाद इनको छोड़ दी? समर्थक कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, गठबंधन होगा, मंत्री बनेंगे, ये तमाम बातें, लेकिन इन सबके बीच यह कहा गया है कि अब चिराग की एंट्री होगी तो चाचा का कद जो है वो एनडीए में घटेगा। तो ऐसा क्या लग रहा है कि अब चाचा का कद घटने वाला है, क्योंकि 24 में तो चिराग होंगे बीजेपी के साथ? आपको लगता है कि चाचा का कद घटा है कहीं से भी? आप तो इनके तरफ से प्रयास तो पिछले 1.5 साल से जारी है ना कि चाचा का कद घट जाए, सारे सांसदों को योजना। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आज भी उनके नेता लोकसभा में श्री पशुपति कुमार पारस जी ही हैं, वो हमारे ही सांसद हैं। चुनाव आयोग में मैटर सब जुडिस है, हाईकोर्ट में सब जुडिस है, बट अगर सांसद में देखिए तो उनके नाम के आगे आप देखिए जो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने जो फैसला दिया उसके वो तो संविधान के आधारित था। सर आप कितना भी परसेप्शन बना लीजिए, कोई भी संविधान और कानून के दायरे से इतर तो नहीं हो सकते। हम जो भी बयान दे दें, मैं हूँ चाहे वो हूँ, कोई भी बयान दे दे, तो उन्होंने कानूनी जानकारी ली, परखा, सब कुछ के बाद उनके नेता थे। और हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं। आप देखिए 8 साल का गठबंधन है, महागठबंधन कोई देख लीजिए ना, महागठबंधन में रोज़ सिर फुटबल की स्थिति है। आप रोज़ कुछ ना कुछ नए नए बयान देखते हैं। 8 वर्षों से जबकि ये सिलसिला जब से शुरू हुआ, हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने जब से भाजपा का हाथ दिया और समर्थन का ऐलान किया, जब से केंद्र में मंत्री रहे, एक भी, कहा जाता ना जहाँ 2 बर्तन होते हैं खटखटाते, एक आवाज़ दिखा दीजिए, कोई आवाज़ आज तक नहीं आई। आपके साथ सर ऐसा क्यों होता है? आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे खड़खड़ाहट की आवाज़, मन मुटाव, खड़खड़ाहट, असंतोष, ये सारी चीज़ें क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं? इन चीज़ों से जब तक सर आप निजात नहीं पाएंगे, तब तक राजनीति बड़ी कठिन डगर है और बड़ा गंभीर विषय है राजनीति करना। तो उसमें पॉलिटिकल माइंड से कभी चीज़ें, और राजनीति में ना तो कभी भी कुछ भी वो नहीं हो सकता कि हाँ भैया यस और नो नहीं होता। राजनीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। आप जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं कि भाजपा ने इनका इस्तेमाल किया, इन्होंने क्या किया भाजपा के साथ? आपने देखा कि इन कुर्नी चुनाव के ठीक पहले मैसेज भेज के आप अपने ऑडियो मैसेज भेज के अपने प्रवक्ताओं से आप भाजपा को गाली दिलवाते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गालियां दी जाती हैं कि उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। और भी कुछ स्तरहीन बयान आते हैं जिनका मैं जिक्र भी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वैसे बयानों का जिक्र करना उचित नहीं है। और आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद, जो कि बयान दे देते हैं कि भाजपा एक लतखोर पार्टी है। लतखोर पार्टी कह के सर आप कैसे उम्मीद कर, गठबंधन भी उसी के साथ आपको गठबंधन चाहिए। आप इस बात में आप बैठे हुए हैं कि आपको कल को भाजपा बुलाएगी, आदरणीय मोदी जी आपको बुलाएंगे, अपने नीचे मंत्री बनाएंगे, और आप उनको लतखोर कहते चले जाएंगे। ऐसे कैसे होते हैं? ऐसा होता है कहीं दुनिया में? तो आप खुद ही स्पष्ट नहीं। और आप अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आप कहलवा देते हैं कि नहीं, अब मैं कोई चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। अगले 24 घंटे में आप एयरपोर्ट उतरते हैं, आप बोल देते हैं हाँ मैं चुनाव प्रचार करूंगा। तो आप तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति हास्यास्पद कर देते हैं। या तो आप खुद करवाते हैं, या तो आपका आपके नेता से कनेक्ट नहीं है, जिसकी ओर मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ कि आपका अपने फ्रंटलाइन लीडर्स के साथ भी आपका कोई कनेक्ट नहीं है।
कोई आप उनको या तो तवज्जो नहीं देते हैं या आपके उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। तो वही चीज़ें हैं। मैं यही कहूँगा कि जब गठबंधन में, और यही बात भाजपा को तो आप गाली दिलवा देते हैं, ठीक है, आपके प्रवक्ता हो गए चाहे आप खुद हो गए, सर इतनी घटनाएं हो चुकी बिहार में, इधर में सारा कुछ हो गया, आप तेजस्वी यादव जी से बोलने पर क्यों बचते हैं? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर राजद आपके, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपकी पारिवारिक दोस्ती है, वो तो हमारे नेता की भी पारिवारिक दोस्ती है। पासवान परिवार, पूरा पासवान परिवार और लालू प्रसाद परिवार एक बने, कहिए कि फैमिली फंक्शन में एक दूसरे के आता जाता रहा है, एक दूसरे के संवेदनाओं में हंसी खुशी में रहा है। उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं राजनीति में भी चुप्पी साध लूँ। अगर गलत होता हो तो मैं आंख मूंद लूँ कि ना 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 वो तेजस्वी है तो मैं वहाँ नहीं बोलूँगा। भाई हैं सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हैं, आप अपने भाई को तो छोड़ दिया आपने, आप अपने भाई को छोड़ दिया, आपने अपने चाचा को छोड़ दिया, आपने अपने उन 5 सांसदों को छोड़ दिया। उन 5 सांसदों में आपके पास बात करने का समय नहीं होता था, आपने एक व्यक्ति विशेष बैठा रखा था जो कि उन्हें उनसे हो करके ही गुजरना पड़ता था उनके पास बात अपनी पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके का तंत्र तो आपने अपने परिवार में रखा, लेकिन आप तेजस्वी यादव जी पे बड़े सॉफ्ट हैं। आपको एक सवाल नहीं दिखाई देता, उनमें एक बुराई नहीं दिखाई देती। दिन दहाड़े आपके पटना के जिलाध्यक्ष के घर पे गोली चल जाती है, उसकी उनके बेटे की आंख चली जाती है गोली लग करके, वो भी उन्हीं के समर्थित गुंडों द्वारा होता है। आपने एक बार सवाल उठाया? नहीं उठाया। सिर्फ मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठा लेने से काम नहीं चलेगा, आपको स्पष्टवादी होना पड़ेगा राजनीति में, जो आप नहीं हैं फिलहाल, जो हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं तो फिर ऐसे ही कितने खरमास आएंगे, कितने खरमास जाएंगे। आपके प्रवक्ता कभी आपको मंत्री बनाएंगे, फिर जब नहीं बनेंगे तो उनको शोकॉज जारी कर दिया जाएगा, और ये शोकॉज कुछ प्रवक्ताओं को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको आप बाहर निकाल देंगे। तो वही कहा ना कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। आप सबसे पहले ये समझें कि पार्टी लोकतंत्र के आधारित पार्टी होनी चाहिए, राजतंत्र नहीं है कि आपके शान में गुस्ताखी हुआ तो किसी को आप 22 सेकंड में नहीं लगाते हैं आप उसको पार्टी से बाहर निकाल देने में। जबकि अगर किसी को, जो राजनीतिक दल का क्या होता है, अगर आप कहिए कि लाइफ टाइम सदस्य हैं, आजीवन सदस्य को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। शोकॉज जारी होता है, उसके बाद अनुशासन समिति में मामला भेजा जाता है, समिति को सामने उस व्यक्ति को अपनी सारी बात रखने का अधिकार होता है। क्या यहाँ ऐसा होता है? नहीं होता है। सीधा एक फैसला आया, बाहर हो गए, खेल ख़त्म। 22 सेकंड में किसी की ज़िंदगी आप बदल देते हैं। तो ऐसे सर नहीं होता है। आप लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र में आवाज़ों को, अच्छी आवाज़ों को भी और आपके खिलाफ की आवाज़ों को भी सुनने का आपको बड़ा हृदय रखना चाहिए। तो चलिए, चिराग पासवान की पार्टी में कितना लोकतंत्र है, मयंक मौली से हमने समझने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि मयंक मौली एक बड़ी जिम्मेदारी पर्दे के पीछे रखकर, सड़क हो या फिर सोशल मीडिया पर, चिराग पासवान के लिए जो फील्डिंग किया करते थे वो सभी ने देखा है। खासतौर पे हम जैसे लोग जो खबर जब कवर किया करते थे तो बहुत नज़दीक से इनको देखा है, समझा है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर थी। पार्टी को इन्होंने छोड़ा, पीछे का क्या कारण था सब कुछ समझने की कोशिश की। इस खबर में इतना ही, देखते रहे टॉप। नमस्कार।